आज मैं आया हूं एक ऐसे पर्सन से आपको मिलवाने के लिए, एक ऐसा गुजराती जिसको पैसे से ज्यादा बिजनेस में कमिटमेंट पसंद है। जी हां, जिनको बिजनेस में कमिटमेंट के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आनंद नहर जी, जोरको के फाउंडर। चेक क्यों फाड़ा? मतलब कुछ लोगों को शार्क बाद में मना कर देते हैं कि शार्क टैंक में जाते कैसा है, ये शार्क टैंक में जाने का पूरा प्रोसेस बताओ। तो सुबह से लेकर रात तक जोरको पे लगे रहते हैं। कई सारी दुकानें बर्गर पिज्जा पास्ता तो बेच ही रहे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जोरको ने ऐसा क्या बड़ा काम कर लिया भाई कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं आपके पास। अगर आपको कोई भी नेशनल टीवी के अंदर 30 सेकंड का ऐड देना हो प्राइम टाइम में, मतलब 9 बजे के बाद, तो 30 सेकंड के बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इन लोग हैं तो हम लोग हैं। कोई भी बंदा घर से टिफिन लाता है तो उसको ठंडा खाना ना खाना पड़े। इतना प्यारा सा मंदिर बनाना, मतलब ये स्पेस का भी एक वैल्यू है। कि हम लोग ने यहाँ पे सजेशन बॉक्स रखे हैं। जब शार्क टैंक में आए और एक दो जगह पर खाली अपने अपने बारे में बताया, ब्रांड के बारे में बताया, लेकिन आज पहली बार दिख रहा है कि यार जोरको इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा बन चुका है। हमारे तो पूरे 7 जनरेशन में कोई खाने पीने के काम में दूर दूर तक नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में शेफ की प्रॉब्लम। तो हमने ये नोटिस करना शुरू करा कि कस्टमर झूठा क्या छोड़ के जाता है। और लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट साउंड होता होगा, बट दैट इज। ये पॉडकास्ट को देखने से पहले ही मैं आपको बताता हूं कि ये पॉडकास्ट में आपको देखने क्या मिलेगा। तो आपको देखने मिलेगा कि एक सक्सेसफुल फूड बिजनेस कैसे ग्रो होता है और शार्क टैंक की सच्चाई भी पता चलेगी। इनफैक्ट आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप अपने फूड बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। सो लेट्स मीट मिस्टर आनंद नहर, फाउंडर ऑफ जोरको। यस सर, केम छो आनंद भाई? बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। आप बॉम्बे से यहाँ तक आए, कैसा रहा जर्नी वगैरह? बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सर आपसे मिलने का जो एक्साइटमेंट था वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल था। अरे आइए आइए, मोस्ट वेलकम, वेलकम टू जोरको's ऑफिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुपर सर, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया यार, अमेजिंग अमेजिंग। क्या क्या होता है सर यहाँ पर, क्या करते हो, कैसे? सब कुछ होता है। ग्रेट। मतलब फ्रेंचाइजी को कॉन्सेप्चुअलाइज करने से लेके एंड सपोर्ट तक सब कुछ यहाँ होता है। अरे वाह, अरे वाह। जोरको अभी तो लाइक एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है फूड के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके। थैंक यू। तो आनंद भाई, स्ट्रगल तो यार आपका होगा ही, मतलब सक्सेस तो आपको इतना रातों रात मिला नहीं है, स्ट्रगल तो बहुत होगा। तो पहले तो ये स्ट्रगल के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या करते हो, कितनी मेहनत करते हो और किस तरीके से ये ब्रांड आपने बनाया है। वो सुबह से लेकर रात तक जोरको पे लगे रहते हैं। सुबह 1 घंटा अपने पे देते, फिर उसके बाद जोरको जोरको जोरको। एक ट्रू बिजनेसमैन का यही होता है। एक ट्रू बिजनेसमैन का यही एक पैशन होता है कि दिन रात भले 24 घंटे हो बिजनेस के बारे में ही सोचना। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो सर आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, टीम कैसे काम करती है? जोरको की टीम सबसे ब्यूटीफुल टीम, और इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। टीम है तो हम है, सिंपल है। सही है। मतलब हम रेगुलरली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते रहते हैं। हम वहाँ पे अभी भी देखिए सेशन ही चल रहा है। अमृत भाई वहाँ मीटिंग ले रहे हैं। आए आपको दिखाता हूँ मैं। विरल भाई, अरे हेलो एवरीवन, क्या बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है और वो भी फाउंडर्स के साथ। बहुत अच्छी बात है। अमृत भाई आप जानते ही हो। यस पीसो। अभी तो कौन नहीं जानता है, पैसों भी चाहिए। ये हमारी टीम है, बेहतरीन टीम है। आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इन लोग हैं तो हम लोग हैं। बैकबोन, yes। मैं बैकबोन ऑफ द कंपनी और अमृत भाई सोल ऑफ द कंपनी। देखो मैं बॉडी हूँ जो दिखता है, एक शरीर का पार्ट है, आत्मा भी होती है। तो मेरा भाई मेरी आत्मा है। वो तो उन्होंने बता ही दिया ना, आज ऑपरेशन के बिना तो कंपनी चलेगा नहीं। और पूरा ऑपरेशन वही संभाल रहा है। 110%। सुपर ग्रेट। कंटिन्यू, कीप इट अप। अब चाय कॉफी क्या लेंगे? सर बस जो सबसे बेस्ट मिले आपके यहाँ पर। कैरेमल कॉफी। आइए आपको पिलाता हूँ। कोई भी बंदा घर से टिफिन लाता है तो उसको ठंडा खाना ना खाना पड़े, इसके लिए माइक्रोवेव रख के रखा है। ये रखे हैं कि भाई आदमी गरम कर ले और अपना खाना गरम ही मिले उसको। ये लीजिए कैरेमल कॉफी। थैंक यू सो मच। अरे वाह,
सुपर सुपर सुपर, क्या बात है सर। मतलब एक ऑफिस के अंदर इतना प्यारा सा मंदिर बनाना, मतलब ये स्पेस का भी एक वैल्यू है। मतलब आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर काउंट होता है कि नहीं यार यहाँ पर 2 टेबल डाल दो, 2 आदमी काम करेंगे, लेकिन आपने स्पेशली ये भगवान के लिए जगह रखी है। और मेन किसी भी एम्प्लॉय को अगर ऐसा हो कि मुझे अपने साथ 5 मिनट स्पेंड करना है तो यहाँ पे आके एकदम शांत रूम है, आराम से बैठ के भगवान से प्रे कर सकता है और अपने अंदर झांक सकता है। मतलब ट्रू इंस्पिरेशन। तो इसीलिए ये जगह स्पेशली इसके लिए अलॉट कर रखी है। बाकी हम लोग को आर्किटेक्ट ने तो ये सजेस्ट किया था कि एक छोटा सा आप वो मंदिर जैसे रखते हैं, हाँ, और ये आप रख दो और जगह को यूज कर लो। हमने कहा नहीं, वी नीड दिस स्पेस, यहाँ पे बैठ के आराम से नहीं होना चाहिए डेली यहाँ पे प्रेयर होती है। डेली सुबह सब लोग, हमारा रिचुअली है, सुबह सब लोग 10 बजे ऑफिस आएंगे, सब साथ में प्रे करेंगे, फिर उसके बाद दिन शुरू होगा। सुपर सुपर। सर सच में मानना पड़ेगा, आपने बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। मतलब इतनी सारी टीम को हैंडल करना है, HR का अलग डिपार्टमेंट, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट, फ्रेंचाइजी का अलग, अकाउंट्स का अलग। सर बहुत कुछ सीखने रहा है कि आपके जैसा चल रहा है। सर बेस्ट चीज़ ये है ना कि हम लोग ने यहाँ पे सजेशन बॉक्स लग के रखा है। ओह, एक मेल वॉशरूम है, एक फीमेल वॉशरूम है, वो तो चलो होता है लोगों के पास। ये सजेशन बॉक्स इसलिए रख रखा है, कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कभी आके ना बता सके। हाँ। क्योंकि हर एक इंसान कभी कभी आके नहीं बता पाता है, तो वॉशरूम तो जाता ही है और वॉशरूम में कैमरे नहीं होते, उधर डाल देंगे तो वहाँ पे वो डाल देगा और वो सीधा फाउंडर तक जाएगा, आप तक जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। सर सच बोलूँ तो मैंने मतलब वो सबके लिए ये तो है कि हर आदमी हमारे पास आ सकता है, लेकिन फिर भी ये रख के रखा है कि कोई इंसान ऐसे मन में सोचे कि ऑफिस को पता चल जाता है कि भाई यही गया था, इसने ही बताया। करेक्ट। नहीं बहुत अच्छा है। और सर सच में बोलूँ, आज जिस तरीके से आपने चाय खुद से मुझे सर्व की, मैंने तो ऐसे सुन के रखा था कि यार आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो या बिंदास ऐसे, लेकिन सच में ऐसा लग नहीं रहा है सीरियसली सर। अरे वो ओवर कॉन्फिडेंस है नहीं, लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा विजन गोल मुझे पता है मेरे नंबर्स क्या है या क्या हम कर रहे हैं, इसके लिए वो मेरा कॉन्फिडेंस है। और लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस साउंड होता होगा, बट दैट इज नीदर एन एरोगेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। और ये मेरे ख्याल से तब जाकर 100% प्रूव होगा जब ही हमारा IPO आएगा। यस। ये 6 महीने बाद अपन इस पे ज़्यादा बात करेंगे और वापस बात करेंगे, तब मज़ा आएगा। सुपर ग्रेट। सो सर सच में ये बहुत अच्छा ऑफिस बना है, बहुत अच्छे से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा सर। ये इतनी सारी टीम काम कर रही है, इतने डिपार्टमेंट को आप हैंडल कर रहे हो। 100% करना ही पड़ेगा यार, टीम बिना तो कैसे काम होगा। करेक्ट। नहीं बहुत अच्छा है सर। मुझे अब तक सिर्फ आपका यही एक फेज़ दिखा था कि आप शार्क टैंक में आए और 1-2 जगह पर खाली अपने बारे में बताया, ब्रांड के बारे में बताया, लेकिन आज पहली बार दिख रहा है कि यार ज़ोरको इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा बन चुका है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कोई ऑफिस में अलाउड नहीं करते। मतलब हाँ देखिए, ये हिरल है हाँ। ना, हमारे सपोर्ट टीम से है ना। ये इनके छोटे से बेबी है, इनके जो हस्बैंड है वो अभी दुबई में वर्क कर रहे हैं। है ना। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑफिस में कि भाई बोलते हैं कि भाई नहीं आपके बेबी को नहीं लेके आ सकते, वो कुछ न्यूसेंस होगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं हम लोग ये करते हैं। नहीं, मैंने ये देखा, मैं जस्ट अभी आया तभी भी वो बाहर सो रहे थे और एकदम मैं आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड कि यार टीम मेंबर को इस तरीके से भी सपोर्ट किया जा सकता है। 100% कितना उनके लिए फैमिली के जैसा है ना सर, सच में ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। 100% ज़ोरको फैमिली बोलते हैं हम लोग। एब्सोल्युटली परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। तो सर थोड़ा और आपके बारे में जानते हैं, बैठते और बात करते हैं कि आपके बिजनेस का कैसे एक्सटेंड आप कर रहे हो, और थोड़ी बहुत लर्निंग्स थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी लर्निंग आपसे हम लेते हैं इसके बारे में, बिजनेस के बारे में। सो आज मैं आया हूँ एक ऐसे पर्सन से आपको मिलवाने के लिए, एक ऐसा गुजराती जिसको पैसे से ज़्यादा बिजनेस में कमिटमेंट पसंद है। जी हाँ, जिनको बिजनेस में कमिटमेंट के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आनंद नहर जी, ज़ोरको के फाउंडर, जिन्होंने शार्क टैंक पे रितेश अग्रवाल और अमन गुप्ता को ना बोल दिया कि मुझे अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए। तो चलो मिलते हैं आनंद सर से। आनंद नहर जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एकदम मजामा सर, वेलकम टू सूरत, गुजरात। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ यहाँ पर मिलके, स्पेशली जो ज़ोरको ब्रांड है। आज देश भर में मुझे कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला, मैसेज किया कि आप इनको जा करके मिलिए, क्योंकि जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि मैं शार्क टैंक के फाउंडर्स को मिलने जा रहा हूँ,
सबसे ज्यादा मुझे आपके बारे में कमेंट मिली है। थैंक तो यू। इसीलिए स्पेशली आज हम सूरत तक आए हैं और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जिस तरीके से ऑफिस कल्चर है। सो आनंद सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखो आज हर कोई आपके बारे में जानता है, लेकिन सक्सेस के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, हर कोई गूगल करेगा, यूट्यूब करेगा तो आपके बारे में मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपके स्ट्रगल के बारे में जानना है। मुझे जानना है कि कैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज 150 फ्रेंचाइजीज तक लेके गए हो। तो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली स्ट्रगल तो देखो, जब भी आदमी कोई नया धंधा शुरू करता है तो स्ट्रगल तो बहुत होता है, क्योंकि उसको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। हमारे तो पूरे 7 जनरेशन में कोई खाने पीने के काम में दूर दूर तक नहीं है। तो जब ये बिज़नेस शुरू करा तो टेक्निकली हमको ज़ीरो नॉलेज था। मतलब हम लोग को ये भी नहीं पता था कि भाई मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ में फ़र्क क्या होता है। इतना बेसिक भी नहीं आइडिया था उस समय। तो जब हमने शुरू करा था तो हमने शुरू किया जैसे नॉर्मली सब करते हैं, शेफ़ को रखा, ये सब रखा। तो ये सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये धंधा तो सब शुरू कर लेते, लेकिन ये धंधे में एक फंडामेंटल जो माइंडसेट से काम करना है, जो मैं आपको बताता हूँ, वो 14 घंटे का बिजनेस है। एंड दिस इज 365 डेज बिजनेस, और इस साल 366 लीप ईयर है। करेक्ट। रोज आपको 14 घंटे देने हैं। 14 घंटे कैसे देने हैं? 11 बजे तो आप कैफ़े खोलोगे ही, रात को 11 बजे बंद करोगे, और 11 बजे खोलना है तो सुबह 10 बजे आके आपको सब टेबल क्लीन करना, ये करना, एडजस्ट करना पड़ेगा, कटिंग चॉपिंग एंड सब करना पड़ेगा। करेक्ट। एंड रात को 11 बजे तक चलाओगे तो बाद में आप काउंटिंग भी करोगे, क्या हुआ, काउंटर क्या हुआ, क्या हिसाब किताब सब करोगे। क्लोजिंग करते करते 1 घंटा लगेगा। तो 14 घंटे का बिजनेस, 365 दिन का बिजनेस, और इसमें कोई संडे नहीं होता। हाँ। मतलब जब छुट्टी है तब अपना सबसे ज्यादा धंधा है। हाँ, दिवाली हो, सैटरडे संडे हो, लोग दिवाली, सैटरडे संडे, होली, रक्षाबंधन, सब आपको यही मनाना है। करेक्ट। तो ये माइंडसेट उस समय तो हमारा था नहीं। हमको तो नॉर्मली जैसे धंधा शुरू करते वैसे करा। ये पता चला कि यार हम तो यहीं पूरा इन्वॉल्व भी हो जा रहे कम्प्लीटली। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में शेफ़ की प्रॉब्लम। आप शेफ़ पे डिपेंडेंट हो। मतलब कोई बंदा 365 दिन तो काम कर नहीं सकता, वो बेचारा कभी तो बीमार पड़ेगा, या गांव जाएगा बीमार नहीं पड़ा तो, करेक्ट, या कहीं कुछ उसका काम आएगा 365 दिन। तो जिस दिन वो नहीं आया उस दिन आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। कस्टमर नाराज हो जाएंगे। कस्टमर नाराज हो जाएंगे कि भाई कल आए थे तो कुछ और था, आज आए थे कुछ और है। सही है। ये आई थिंक हर रेस्टोरेंट का स्टोरी रहता है, सबका, कोई भी हाँ। रेस्टोरेंट हो। तो हमने कहा यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने क्या किया, हमने ये बहुत स्ट्रगल किया 1 साल तक। मतलब इसमें बहुत जद्दोजहद चलती है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो पहले 100 कस्टमर है, मतलब तभी तो जैसे आप बता रहे हो कि आपको ज्यादा हाँ। पता नहीं था ये हाँ, इंडस्ट्री के हाँ। बारे में, तो पहले वो 100 कस्टमर को आपको कैसे स्ट्रगल फेस किया, पहले जो 100 डेज आपके समझ लो कि बिजनेस के गए, तो तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? क्योंकि आज ये चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे में व्यूअर्स ऐसे रहेंगे जो अपना कुछ रेस्टोरेंट चालू करना चाहते हैं, कैफे चालू करना चाहते हैं। तो पहले 100 दिन कैसे आपने समझा कि बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सको तो। बेसिकली पहले सबसे बड़ा चैलेंज था मेन्यू क्या बना है। हाँ। है ना, मतलब अब बेचना क्या है, पिज़्ज़ा बेचना है, सैंडविच बेचना है, बर्गर बेचना है, क्या बेचना है। तो हमने क्या किया कि आसपास में जितने कैफ़े थे उन सब में जो जो चीज़ें कॉमन थी वो सबका एक मेन्यू तैयार कर लिया हमने। और हमको ये था कि कोई भी कस्टमर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हम पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज हर एक वैरायटी बेच रहे थे। तो बेसिकली ये हमने किया। तो मेन्यू बनाने में ही हमको ये नहीं समझ आया कि क्या रखना है। तो हमने क्या किया कि पहले जो आसपास में जो सब लोग जो बेच रहे थे उनमें जो कॉमन था उसका एक मेन्यू बना दिया। फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी आइटम अच्छी है हमारी। कस्टमर को पूछते हैं, कस्टमर तो अच्छा ही बोलते हैं। तो हमने ना एक इसमें बहुत यूनिक चीज़ करी जो आप सबको भी करनी चाहिए। मतलब ये बहुत यूनिक है। हमने ये सब लोग कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, आप सब रेस्टोरेंट में आते हो। सही है। बट उसमें आपने भी देखा होगा हर एक आदमी जेन्युइन फीडबैक नहीं देता है। तो हमने ये नोटिस करना शुरू करा कि कस्टमर झूठा क्या छोड़ के जाता है। कोई आदमी 200 रुपए खर्च करने के बाद भी अगर वो झूठा छोड़ के जा रहा है, इट मींस उसको अच्छा नहीं लगा, उसको एक्चुअल अच्छा नहीं लगा है। सही है, बहुत अच्छा तो है। दैट वाज द ओनली कि भाई एक हम 2 भाई में से एक बंदा काउंटर पर रहेगा और एक आदमी खाली यही ऑब्जर्व करेगा 100 दिन तक, जो आप बोल रहे हो कि लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, तो उससे हमें फीडबैक मिलना चालू होगा। तो जो आदमी जो छोड़ के जा रहा है ना, उसको हम फिर पूछते थे कि सर आपको क्या इसमें मतलब सही नहीं लगा साइड में।
तो वो बताता कि ये प्रॉब्लम थी, ये थी, तो हम उसको पूछते थे क्या और इसको इम्प्रूव कर सकते थे। कभी टेस्ट में हो सकता है, कभी कुछ भी हो क्वांटिटी में सकता, जो भी हो सकता सकता है उससे पूछते थे और उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करते गए Perfect, और आज एक मेन्यू perfect. बना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कस्टमर फीडबैक से बिजनेस को इवैल्यूएशन करना, मतलब कि Exactly. उसको एवरीडे इंप्रूव करते जाना। तो सर ये बहुत हर गली कॉर्नर पे आज मैं देख रहा हूँ तो कितने सारे कैफे हैं, कितनी बिल्कुल सारी है। दुकानें हैं, बर्गर पिज्जा पास्ता तो बेच ही रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ज़ोरको ने ऐसा क्या बड़ा काम कर लिया भाई कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं आपके पास। प्रॉब्लम सॉल्व की, जो मैंने आपको बोला शेफ वाली प्रॉब्लम। अभी आप कैफे तो खोल लेते हो, 14 घंटे आपको काम करना है, अब आपको शेफ को भी देखना है। और समझो दिवाली आएगी, उसको पता है कि आपका सबसे ज़्यादा चलता है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे गांव जाना है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, 5000 बढ़ाओ, नहीं तो मैं तो गया कल से गाँव। राइट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो तो जाती वो है। डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई, तो डिपेंडेंसी आपको कम करनी है तो कुछ तो सोल्यूशन लाना पड़ेगा, या खत्म करनी है। हमने तो खत्म ही कर दी है। तो हमने शेफलेस किचन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। मतलब जैसे आप मैगी बनाते हो, मैगी मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, हम दोनों, या कोई आदमी जिसको कुछ भी कुकिंग नहीं है वो भी बना सकता है, बना सकता है। करेक्ट। आप बनाए, मैं बनाऊं या कोई और बनाए, टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। वैसे ही हमने हमारी सारी एसओपीज ऐसे डिजाइन कर दी है कि उसके अंदर कोई भी प्रोफेशनल शेफ का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई भी नया बंदा आए, बस वो एसओपी पढ़े, क्या डालना है, कैसे डालना है, और 2 दिन की ट्रेनिंग लो और आप ट्रेंड हो जाओ। अमेजिंग। मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाँ। तो दैट इज द रीजन कि लोग ज़ोरको की फ्रेंचाइजी प्रेफर करते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है कि हम उनसे ऐसा कोई कॉस्ट नहीं ले रहे कि लोग 20 लाख 25 लाख ऐसा कोई कॉस्ट ले रहे हैं। हम मात्र 3,99,000 रुपीज़ ले रहे हैं। 8 से 9 लाख रुपए में हमारा पूरा कैफे चालू हो जाता है। अगर वो बंदा खुद भी करता तो भी 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उसके लगते जाने हैं। ही वाला है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसे पता ही नहीं होगा कि भाई फर्नीचर कितने का आएगा, कुछ भी आइडिया नहीं है उसको। उसको तो मेन्यू बनाने में 2 महीने लग जाएंगे। हाँ। जैसे हमको लगे थे उसको भी लगेंगे। 4 कैफे पे जाएगा, टेस्ट करेगा, खाली टेस्टिंग में उसका 15,000 खर्चा हो जाएगा। जैसे आपने, मैंने सुना था शार्क टैंक में आपने बताया था कि फ्रोजन चीजें आती है। आज आम जनता को ये सारी चीजें पता ही नहीं होती, नहीं पता होती। तो वो हो सकता है कि रोज पेटी बनाने लग जाए, हाँ। रोज फ्राई बनाने बैठ जाए। जब ये आपके साथ मिलेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि ये फ्रोजन हो सकता है, ये चीजों की ऐसे एसओपीज होती है। मतलब जो ठोकरें हमने खाई है या जो चैलेंजेस हमने फेस करे उसको रिमूव करके ही हमने हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया था कि हमारा जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसको वापस वो जद्दोजहद ना करनी पड़े। परफेक्ट। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। लेकिन मुझे बेसिकली सर फ्रोजन के बारे में जानना है। ये फ्रोजन फूड क्या होता है? मतलब हम कोई अगर वेजिटेबल, कोई घर पे कोई चीज़ बनाए तो वो तो 1 दिन 1.5 दिन में खराब हो जाती है। तो ये फ्रोजन चीज़ जो आप बोल रहे हो 6 महीना या 1 साल तक सेल्फ लाइफ उसका होता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप बता सको तो? फ्रोजन जो है ना, वो बेसिकली कोई भी हमको साइंस समझना होगा कि कोई भी चीज़ खराब कब होती है। वो खराब तब होती है जब वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है। कोई भी चीज़, जैसे कि आपने कोई भी सब्जी बनाई या कोई भी आइटम बनाई और उसको आपने बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया और वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई तो खराब हो जाती है। तो फ्रोजन में इंसान क्या करता है, कोई भी खाने को बना के उसको -40 डिग्री तक लेके जाता है ताकि उसके सारे बैक्टीरिया मर जाए और फिर उसको तुरंत उसको पैकिंग कर दी जाती है। तो उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल तक चली जाती है। आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चेन ले लीजिए, चाहे वो मैकडी हो, बर्गर किंग हो, डोमिनोज हो, हर एक फ्रोज़न ही यूज़ करता है। आप कहीं पे भी फ्रेंच फ्राइज खाओ वो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज ही होती है। आप कहीं पे भी, इवन मैकडी में तो आप बर्गर जो खाते हो उसमें जो बंस है वो भी फ्रोज़न आते हैं। आनंद भाई, आप बोल रहे हो डोमिनोज के पिज्जा फ्रोजन होते हैं, मतलब ये, लेकिन मैं तो देखता हूँ वो लोग मैदे का कुछ बनाते रहते हैं, तो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है फिर? तो उसमें ऐसा होता है कि आप सही बात बोल रहे हो कि उसमें वो रोटी तो बेलते हैं बट उसमें देखा होगा आपने मैदे की बॉल्स आती है। जो मैदे की जो बॉल्स आती है दैट इज़ फ्रोजन, दैट इज़ सप्लाइड बाय देयर पेरेंट कंपनी। फिर वो बॉल्स वो इसलिए फ्रोजन की जाती है कि सब जगह पे डोमिनोज का जो बेस है वो सेम ही आपको मिले। तो बॉल्स है वो फ्रोजन आती है, फिर उसको वहाँ पे उन लोग बेलते हैं डिपेंडिंग ऑन द कितना भाई 7 इंच का है, 10 इंच का है, जितने इंच का पिज्जा है उसके लिए। और इसीलिए मेरे ख्याल से उनको सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है, जबकि वेजिटेबल्स में ऐसा नहीं होता है। हाँ, वेजिटेबल में ऐसा नहीं होता। वेजिटेबल में भी जैसे कुछ कंपनियां हैं तो वो कंपनियां क्या करती है कि उसमें वैक्यूम, जैसे प्याज है तो एक ही जगह से प्याज आएगा ताकि कोई ब्रांच पे प्याज तीखा ना लगे, कहीं पे आपने देखा होगा प्याज कोई तीखा लगता है कोई, तो वैक्यूम निकाल लेती है ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए और वो सप्लाई होता है। दैट इज डन इन मैकडी, आप लोग के लिए बता दूं, बट ये इसकी कोई
डॉक्यूमेंटेशन Articles नहीं है, इसके लिए बोल नहीं सकते इसके लिए अपन बोल नहीं सकते, लेकिन मैकडी जो है उसकी जो ऑनियन है ना, दैट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द कंपनी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो घर की वेजिटेबल भी कुछ जल्दी बिगड़ जाती है और फ्रोजन वाली मतलब नहीं बिगड़ती है। एग्जैक्टली आप घर पे भी देखिए ना, घर पे आप कोई भी सब्जी बनाते हो तो उसको बाहर छोड़ दो तो वो खराब हो जाएगी। मतलब आज आप बना के रख दो और बाहर ऐसे कैसे छोड़ दो, कल सुबह देखो खराब हो जाएगी। उसको आप फ्रिज में रखते हो तो आपने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया उसमें? नहीं किया, तो भी वो सुबह तक खराब नहीं होगी। तो वैसे उसको अगर आपने फ्रोजन कर लिया, -40 डिग्री तक लेके गए, फ्रोजन टेक्नोलॉजी उसके बारे में आप गूगल करिए या यूट्यूब करिए तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी। तो आपने उसको -40 डिग्री पे लेके गए तो उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक चलेगी। परफेक्ट। मतलब इंडिया से तो बहुत सारी सब्जी, पनीर बटर मसाला, छोले, ये सब एक्सपोर्ट होता है। आप कनाडा आप देखोगे, यूएस देखोगे, भारी मात्रा में यहाँ से सब्जी एक्सपोर्ट हो रही है फ्रोजन पे। इवन आप अमेजोन और इन पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी फ्रोजन सब्जियाँ अवेलेबल है। तो सर बेसिकली ये फ्रेंचाइजी जो भी आप दे रहे हो, ये सभी फ्रेंचाइजी में फ्रोजन जो भी चीजें लगती है या जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो आपके साइड से डिलीवर होता है? हाँ बिल्कुल। ओके ग्रेट। और बाकी सारी चीजें उनको वहां से लेनी पड़ेगी? हाँ, ये थोड़ा प्रोसेस अगर आप बता सको उनको, क्या क्या चीजें वहां से लेनी रहती है और कैसे ये प्रोसेस करते हैं, कैसे? जो पेरिशेबल आइटम है वो नॉर्मली बाहर से लेने रहती है, जैसे कि बेकरी की आइटम्स हो गई, मतलब ब्रेड हो गया, बन हो गए, वो सब हम लोकल बेकरी उनको ढूंढ के देते हैं, या उनके आसपास कोई ध्यान में हो तो वहाँ से हम देखते हैं कि इसका कैसा क्वालिटी है। और वेजिटेबल हो गए और छोटे मोटे सामान हो गए, जैसे नमक हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़, तो वो सारी चीजें लोकल से ही मिल जाएगी। मेन जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे सॉसेस से, सिरप से, प्रीमिक्सेस है, वो सारे हमारे इन हाउस है। इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्योर करते हैं ताकि कॉस्टिंग एकदम रिड्यूस हो सके। कोई भी फ्रेंचाइजी वाला बाहर से सामान कब लेता है? ऐसा एक फ्रेंचाइजी के अंदर भी एक प्रॉब्लम आता है, लोग कहते हैं कि लोग बाहर से लेना शुरू कर देते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है वो उसको महंगा देगा, तभी वो 10 रुपया बचाने के लिए बाहर से लेगा। इसके लिए हमने हमारा प्राइस हमेशा नॉमिनल रखा है मार्केट से। अमेजिंग। और ये नॉमिनल रखने का रीजन क्या? फिर आपको कैसे ये कॉस्ट वाइज परवड़ता हम है? फार्मर से सीधा लेते हैं। तो आनंद भाई, एक सवाल हमेशा ना लोगों का मन में सताता रहता है कि यार मैं कैफे चालू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद का कैफे चालू करूँ, खुद का ब्रांड नेम चालू करूँ या कोई फ्रेंचाइजी ले लूँ। तो आप मुझे बता सकते हो अगर फ्रेंचाइजी कोई लेता है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप खुद का भी चालू कर सकते हो, फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपको चॉइस कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊँ। अगर कोई इंसान आपसे फ्रेंचाइजी के 20-25 लाख रुपए मांग रहा है ना, और अगर आप ये कैलकुलेट करो कि अगर यही कैफे मैं खुद शुरू करूँ तो मेरा कितने में चालू हो रहा है, तो आपको पता चला कि मेरा 10 लाख में शुरू हो रहा है। 300 स्क्वायर फीट का आप कैफे चालू कर रहे हो और आपका 10 लाख रुपए में बन रहा है। और वही चीज़ अगर आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो तो आपका 25 लाख रुपया लग रहा है, तो आप देखो 15 लाख आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 15 लाख रुपए जो मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है उससे मेरे को उतना फ़ायदा होने वाला है 15 लाख का, मेरा ROI वैसा बैठ रहा है। तो अगर नहीं बैठ रहा है तो वो ऑप्शन तो खत्म ही हो गया आपके लिए। फिर तो आप 10 लाख का खुद का चालू कर दो और वो 15 लाख रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर दो, तो भी आपके इतने कस्टमर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारा कोई फ्रेंचाइजी है हम दे रहे तो मैं आपको ये, आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन तो ये। अब आप देखो कि यार 10 लाख रुपए आपके हैं, आप लगा रहे हो, और 10 लाख रुपए में आपको कोई फ्रेंचाइजी मिल रही है पूरी सेटअप वेटअप सबके साथ, तो आप मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी के पास जाना चाहिए। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न नंबर 1 कि फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हो तो आपको SOPs है ना, और बाकी मेन्यू बनाना है, मेन्यू में क्या डालना है, क्या कस्टमर का कैसे आएगा, सॉफ्टवेयर, आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर में टाइम लग जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर लूँ, ये लूँ, इंटीरियर कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब माथाकूट आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाला आपको पूरा सपोर्ट करता है। जबकि आप यही 10 लाख रुपए में खुद का चालू करते तो आपको 6 महीने तो यही समझ में लग जाएगा कस्टमर को क्या पसंद है, मेन्यू कैसा होना चाहिए। मेन्यू का डिज़ाइन करने में आपको 1 महीना लग जाएगा, उसमें भी आप डिज़ाइनर के बाजू में 15 दिन तक बैठोगे तब जाके डिज़ाइन बनेगा। जोमेटो स्विगी में आपको फ़ोटो रखने हैं तो उसके लिए आपको अच्छे फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी, उसमें आपके 15-20 हज़ार लग जाएंगे, और फोटोग्राफी करवाने में आपको 10-15 दिन लगेंगे। तो फिर आपको शेफ़ हायर करने में प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ से हायर करूँ। 4 लोगों को आप बुलाओगे, उसका इंटरव्यू लोगे, फिर उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है वो टिके आपके साथ काम करे, है ना। फिर आप नाम सोचने में आपको टाइम निकल जाएगा, फिर मार्केटिंग के आइडिया सोचने में टाइम निकल जाएगा। 6-6, 7-7 महीने आपके वेस्ट होने वाले। उसमें आपका रेंट भी जाना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा, तो ये सब आपका बच जाता है अगर आप ही के बजट में अगर फ्रेंचाइजी आता हो तो। सेकंड पॉइंट, आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। आप कोई नाम से अगर शुरू करते हो, क्या पता आपको जानते हो नहीं जानते हो लोग, लेकिन आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हो
तो आपको एटलीस्ट लोग उस ब्रांड नेम को अगर पूरे इंडिया में जान रहे हैं या कहीं से उसको जान रहे हैं, इसको पहले ऑलरेडी कस्टमर है, तो वो कस्टमर तो आपको मिल गए, तो ब्रांड वैल्यू आपको मिलती है। थर्ड चीज़ ये कि अगर किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल शेफलेस किचन मॉडल जैसे हमारा है, तो शेफ वेफ वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। फिर फोर्थ आपका मार्केटिंग के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड वाले होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस तरह से मार्केटिंग किया जा सकता है, ऐसे फूड ब्लॉगर बुलाए जा सकते हैं, ये किया जा सकता है, तो आपको वो भी टाइम बच जाता है कि आप आराम से आपका गल्ले पे ध्यान दे सकते हो। फिर फिफ्थ है, बार बार जो SOPs है या जो भी आपकी रेसिपीज़ है उसके अंदर R&D है, वो आपको करने की निश्चिंतता हो जाती है। ब्रांड वाला ही आपके लिए R&D कर रहा है, उसकी शेफ लगे वही सोच रहे कि क्या इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पे क्या करना है ना, आपको उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर, जोमेटो स्विगी के लिए जो आपको फोटोग्राफी स्पेशल करवानी पड़ती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। 7 पॉइंट मैं आपको बोलूँ तो आपको रॉ मटेरियल, क्योंकि जब आप चालू करते हो आपको ये नहीं समझ में आता मैं कौन सी कंपनी का क्या लूँ, कहाँ से लूँ, ये अच्छा है या नहीं है, प्राइस कम नहीं पता होता, कहीं मैं महंगा तो नहीं खरीद रहा हूँ, तो फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, कम से कम आपको ये क्लियरिटी हो जाती है, वो तुरंत बता देते हैं कि इसका ये लो, इसका ये लो, इसका ये लो, इसका ये लो। 8 पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट खरीदने में आपको ये नहीं समझ में आएगा डीप फ्रीज कौन सी कंपनी का लूँ, है ना, थम्स अप कोका कोला का फ्रीज लूँ कि नहीं लूँ, पिज़्ज़ा ओवन लूँ कि नहीं लूँ, क्या लूँ, चिमनी लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, लगाऊँ तो कौन सी कंपनी के लगाऊँ। आप ब्रांड से जुड़े हो तो कम से कम वो आपको हर चीज़ों में गाइड कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये टाइम, एनर्जी, मनी, सारी चीजें बच रही है, और वो भी सेम बजट में। मतलब जितने बजट में मेरा खुद का ब्रांड चालू हो रहा है, समझो 8-10 लाख रुपए में, वही खर्चे में अगर मुझे कोई फ्रेंचाइजी पूरा सेटअप करके देता है, प्लस ये इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, तो 100% हमें फ्रेंचाइजी के साथ भी जाना चाहिए। एक और आनंद भाई सवाल रहता है बहुत सारे लोगों का कि भाई मैं जॉब करूं या मेरा खुद का बिजनेस चालू करूं। मतलब ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाई अच्छी पेइंग कैपेसिटी, पेइंग जॉब या खुद का बिजनेस। तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में गाइड कर सको तो। मेरे हिसाब से तो बिजनेस ही करना चाहिए। मतलब हम लोग भी जैसे आप जैसे सोच रहे हो, मैंने भी जॉब करी हुई है, तो सब लोग मतलब जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टारगेट ये रहना चाहिए कि अपन बिजनेस करें, 4, 10, 50 लोगों को रोजगार दें। मुझे बहुत खुशी है कि आज ज़ोरको के माध्यम से हम इनडायरेक्टली 400 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और 30 लोगों को डायरेक्टली रोज़गार दे पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिज़नेस करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, और मैं कर सकता हूँ तो मैं तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप लोग तो 110% कर सकते हैं। मतलब देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही कोई ना कोई मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ। अपन लोग वो लोग हैं जो मतलब कहीं अपन आज भी ट्रैवल करने के पहले ये सोचते हैं कि यार मैं ट्रेन लूँ या फ़्लाइट लूँ। मेरे 1000 रुपये अगर बच रहे हैं ना, तो यार मैं मतलब फ़्लाइट में ना जाऊं और ट्रेन में चला जाऊं। तो वो एक मिडिल क्लास कहीं ना कहीं आप में भी शायद पनप रहा होगा और मेरे में भी आज पनप रहा है। तो मैं अगर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अपन लोग वो लोग हैं ना यार कि अगर अपन अकेले कहीं पे जाए ना, तो अपन ये सोचते हैं यार 800-1000 रुपये के कोई गेस्ट हाउस में रुक जाए। अगर फैमिली के साथ है तो अपन सोचते हैं कि शायद 1500-2000 रुपये के कोई होटल में रुक जाए। तो ये माइंड सेट से मैं पला बढ़ा हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ। तो 110% मैं दावा गारंटी कर सकता हूँ, मुझसे शायद आप 1000 गुना बेटर कर सकते हो। मैं अगर आज 150 आउटलेट ज़ोरको के चला सकते हैं या हम लोग एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो 110% आप शायद मुझसे भी बेहतर, शायद आप 1500 आउटलेट कर सकते हैं। 110%। ये करने के लिए बस आपको एक ही चीज़ चाहिए, वो है ढेर सारा जुनून। देखिए, पैसे है ना, वो कहीं ना कहीं अगर आपका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कोई ना कोई आप पे विश्वास करेगा। अगर सामने वाले, आप आपके फ्रेंड के पास जाइए, रिलेटिव के पास जाइए, या कहीं ना कोई, या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखिए कि कौन आदमी है जिसको आप पैसा दे सकते हो और क्यों आप उसको दे सकते हो। शायद आप वैसा इंसान बनिए। तो पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मेन है कि आप में उतनी डेयरिंग, उतनी क्षमता, वैसा होना चाहिए जो लोगों को आप पे भरोसा दिलाए। एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको सच में बिजनेस करना है तो फिर ये आप जो पूरे दिन जो रील स्क्रॉल करते रहते हो ना, अभी ये रील देख के और 10 रील देखोगे, देखते जाओगे और फिर बोलोगे यार जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो नहीं होगा भाई। मतलब तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट इसी में करते जा रहे हो, तो नहीं होने वाला है। अभी ये रील ख़त्म करके तुरंत अपने काम में, जो अपना गोल है लाइफ का, उसमें लगो, तो होगा। ये तो चाहिए ही चाहिए। तो आनंद भाई, शार्क टैंक में आने के बाद ज़ोरको ब्रांड तो आज हर किसी के चेहरे पे आ गया है, हर किसी के मुंह पे आ गया कि भाई ज़ोरको क्या है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मेरे व्यूअर पूछते हैं कि आप जब भी मिलो आनंद भाई को, तो उन्होंने बोला एक सवाल हमेशा पूछना कि शार्क टैंक में जाते कैसा है, ये शार्क टैंक में जाने का पूरा प्रोसेस बताओ।
तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शार्क टैंक का, मुझे बताइए कैसे इसमें जाया जा सकता है। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जिसने इसने आपको पूछा है वो सब तो अप्लाई करे, उससे जिसने नहीं पूछा है और वो धंधा कर रहा है छोटा मोटा कैसा भी, तो उसको शार्क टैंक में अप्लाई तो हमेशा करना चाहिए। चाहे उसको फंडिंग नहीं चाहिए तो भी अप्लाई करना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि मैं आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपको कोई भी नेशनल टीवी के अंदर 30 सेकंड का ऐड देना हो प्राइम टाइम में, मतलब 9 बजे के बाद, तो 30 सेकंड के 30 लाख रुपए लगते हैं मोटा मोटा। आपका एपिसोड लगभग 20 मिनट तक चलता है, 1200 सेकंड मतलब 12 करोड़ रुपए की आपको फ्री पब्लिसिटी मिलती है। फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सब पे जो बूस्ट मिलता है वो अलग। उतनी मार्केटिंग अगर आप खुद करवाने जाओ, है ना, उतने मिलियन व्यूज़ आप खुद लाने जाओ तो 8 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए की आपको फ्री मार्केटिंग मिलती है। तो आप चाहे आपको फंडिंग चाहिए या नहीं चाहिए, आप छोटा धंधा कर रहे हो या बड़ा धंधा कर रहे हो, शार्क टैंक पे अप्लाई करो और जाके आओ, 100% जाके आओ। एब्सोल्युटली। और इसमें तो एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आज बहुत सारे लोगों को जो एडवाइजेज मिल जाती है, मतलब लाइक कभी कभी ये होता है कि हम बिजनेस के अंदर रहते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ पर है। वो 5 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो लोग ना बोलने के हिसाब से कोई ना कोई ऐसे मिस्टेक्स ढूंढ के आपके सामने रख देंगे कि तुम्हारे बिजनेस में ये इंप्रूव कर लो। ठीक बात है। तो ये इंप्रूवमेंट हमें बहुत आगे जाके काम लग सकता है। एब्सोल्युटली। तो सर प्रोसेस मुझे आप बता रहे थे कि कैसे जा सकते हैं, स्टेप्स क्या है वो शार्क टैंक में जाने के? स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊंगा कि जो लोगों को पता नहीं चलता कि शार्क टैंक का फॉर्म आया कब, आप ये मान के चलो कि सीज़न 3 के लिए अगर आपको जाना है तो उसकी तैयारी कम से कम 8 महीने पहले हो जाती है। मतलब सीज़न 4 आएगा तो जैसे ही 3 ख़त्म होगा ना, वैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। सोनी लिव की वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो 8 महीने पहले आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है इस चीज़ की। तो आपको जैसे ही अभी ये सीज़न 3 ख़त्म हुए, आपके पास फॉर्म आप देखते रहिए, आते जाएगा। एक नॉर्मल फॉर्म बनना होता है जिसमें आपके बारे में और आपके बिज़नेस के बारे में थोड़ी डिटेल पूछी जाती है और वो देनी होती है। वो फॉर्म आपका क्लियर हो गया, उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें से फिर जो छटते हैं कुछ जो अच्छे बिजनेस लगते हैं उनको सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड फॉर्म के लिए एक मेल आएगा आपको कि भाई आप सेकेंड एक फॉर्म होगा जो 16-17 पन्ने का फॉर्म होता है, जिसमें अगर जैसे आपने बताया कि भाई मेरा खाने का बिजनेस है तो आपको खाने के फ़ोटो, आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के बारे में फ़ोटोज़, वीडियोज़, XYZ, मतलब जो भी और जो चीज़ें आपने फर्स्ट फॉर्म में बताई उसको और डिटेल में पूछा जाता है बारीकी से। अगर आपने बताया कि आपका इतना टर्नओवर है तो उसके बारे में चीज़ें कैसे क्या, मंथली, ये सब चीज़ें आएगी डिटेल में। वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसमें भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, 800 से 1000 लोग उसमें से और सेलेक्ट होते हैं। वो उनको बुलाया जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप होता है जहाँ पे आपकी फूड अगर है तो फूड टेस्टिंग होगा, कोई आपने कोई बाइक बनाई है तो उसका कुछ टेस्टिंग होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग और प्लस आपसे एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप होता है। बहुत बढ़िया होता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है। फिर उसमें से भी आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपको फिल्म सिटी बॉम्बे बुलाया जाएगा मुंबई के अंदर। तो मुंबई में फिल्म दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी है, वहाँ पे 3 दिन का शूट होता है और वहाँ पे फिर फाइनल शो होता है। उसके बाद भी आपका टीवी पे आएगा कि नहीं आएगा ये आपको नहीं पता चलता है। 2 महीने बाद आपको मेल आएगा अचानक से, तब मालूम चलेगा। अच्छा। इस तरह से ये 8 महीने तक टेक्निकली प्रोसेस चलता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, मतलब लोगों को पहले से पता होता है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। 0% स्क्रिप्ट। मतलब आप शार्क्स को पहली बार जब भी टैंक में फर्स्ट टाइम। अच्छा, उसके पहले पता भी नहीं होता कि कौन शार्क्स रहेंगे, क्या रहेंगे? शार्क्स तो सबको पता ही है, बस उतना ही है। बाकी क्या होगा अंदर, कैसा होगा, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं। ओह अमेजिंग। और ये पूरा मेरे ख्याल से लंबा जर्नी चलता रहेगा, लंबा स्पीच चलता रहेगा और उसको कट करते रहेंगे। हाँ, मतलब वो तो हाँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे आप करते हो, जैसे आपने 100 सेल्फी खींची, तो आप सारी सोशल मीडिया पे थोड़ी पोस्ट करोगे, उसमें जो 10 पार्ट सिलेक्ट होगी वो करेंगे। ट्रू। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जब शार्क्स के सामने खड़े रहना, अपने बिजनेस को पिच करना, और खास करके लाइक जो आपका वहाँ पर एनर्जी लेवल था, मतलब लाइक वो मुझे उसका डायलॉग याद आ गया, वो मेहरबान कदरदान। मतलब एक बार अगर आप वो फ्रेंचाइजीज के बारे में कुछ इसी एनर्जी से बोल सको तो। हम 2 भाइयों ने मिलके 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 50 नहीं,
पूरे 150 आउटलेट शुरू किए हैं मात्र 17 महीने में। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो ये एनर्जी लेवल जो रहता है ना, उसके वजह से शायद लाइक यू नो शार्क सबसे ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो गए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपका जो खाने का टेस्ट था, मतलब लाइक यू नो वो जो मैंने देखा वो इंजेक्शंस वगैरह के साथ जो वैरायटी आपने निकाली, इट वाज रियली अमेजिंग। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा देख के ये लगा, अच्छा भी लगा बुरा भी लगा। अच्छा मुझे ये लगा कि अमन ने जब चेक फाड़ दिया वो लास्ट में नेगोशिएशन के टाइम पे, तो वो मोमेंट को मैं जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था। मतलब ये चेक फाड़ दिया तो कुछ गम हो रहा था, खुशी हो रही थी, मतलब क्या? मैं तो ये सोच रहा था कि चेक क्यों फाड़ा। मतलब हम लोग को तो ऐसा बचपन से ये बताया हुआ है कि नोट हो, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भी हम लक्ष्मी माता बोलते हैं, हाँ। चाहे वो चेक पे लिखी हुई हो, 100 के नोट पे हो या 10 का नोट हो, मतलब उसको अगर हम कभी भी फाड़ते तो मतलब वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता का अपमान है। तो वो मतलब मेरे को तो यही मेरे मन में था कि इसने यार चेक को फाड़ देना, मतलब हम लोग तो उसको कभी भी, मतलब मैं तो आज तक कभी, हाँ मतलब हम अगर कैंसिल कोई चेक गलती से भी हो तो उस पर कैंसिल लिख देते हैं और उसको फिर साइड में रख देते हैं, कभी कैंसिल कीजिए। फाड़ना मतलब वो लक्ष्मी माता का अपमान होता है, चाहे वो चेक के फॉर्म में हो, चाहे वो 100 रुपये के नोट हो या 10 रुपये का नोट हो। तो वो बैक ऑफ द माइंड तो हम तो यही सोच रहे थे कि मेहर भाई कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर हमको ये लगा शायद ये टीआरपी का होगा, टीआरपी के स्टंट्स के लिए होगा। राइट राइट। लेकिन क्या ये बात सच है? मतलब लोग कुछ ना कुछ रीजन से लोगों को ना बोलते हैं, मतलब शार्क टैंक में रीजन तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी आप बोल दोगे कि नहीं आप जाओ। करेक्ट करेक्ट। यू नीड टू गिव सम रीजन कि भाई क्या ये नहीं अच्छा लगा, ये नहीं है, दैट इज ये रीजन की वजह से आई एम आउट। राइट राइट। और ये शार्क टैंक से चलो ठीक है, आपको तो फंडिंग नहीं लास्ट में वो हमारी डील नहीं हो पाई, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग जिनको डील मिल जाती है, मैं जस्ट उनके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या उनको वो चेक ओरिजिनल मिल जाता है और वो अगले दिन जाके डिपॉजिट कर देते हैं, तुरंत ही आ जाता है? अगले दिन नहीं मिलता, उनका ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है। अच्छा। फिर वो काफ़ी टाइम बाद, जो भी जितना भी टाइम चलता है ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद मिलता है। और उसमें भी एज़ पर बहुत सारी जो पोस्टें पड़ी है, शायद 40 या 50% लोगों को ही मिलता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे या शार्क टैंक के बारे में पढ़ेंगे तो आपका आइडिया आएगा। क्योंकि कुछ लोग ड्यू डिलिजेंस में पास नहीं हो पाते, कुछ लोग फंडिंग वहाँ प्रेशर में हाँ बोल देते हैं, बाद में ना बोल देते हैं, कुछ लोगों को शार्क बाद में मना कर देते हैं। हाँ मतलब ये तो फिर एकदम अजीब चीज़ हो गई ना। आप इतना प्रोसेस कर रहे हो, इतने 4-4 5-5 राउंड रख के बाद में लोगों को लेके आ रहे हो और बाद में उसमें से रीज़न निकाल रहे हो कि नहीं आपका ड्यू डिलिजेंस बराबर नहीं है। अब वो है जो है, वो तो प्रोसेस है, उसमें तो अपने कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन आपके हिसाब से ये फॉर्मेट में कुछ चेंजेस होने चाहिए? मतलब अगला जो सीज़न 4 आएगा तो आपको अगर चांस मिले कि ये 4th सीज़न में कुछ चेंजेस करने का मौका मिले तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जितने भी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है इंडिया में, जिन्होंने खुद ने ऐसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बनाए हैं, जैसे कि जीरोदा के को फाउंडर निखिल कामत है ना, जोहो के, मतलब ये लोगों को मैं देखना चाहूँगा। मतलब ये हाँ मतलब दिली ख्वाहिश है, वो लोग शार्क होने के, वो दिली ख्वाहिश है कि ऐसे लोग, आनंद महिंद्रा, परफेक्ट मतलब ऐसे लोगों को देखने का, और मैं नहीं शायद पूरा भारत देखना चाहेगा कि मतलब दे आर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। मतलब आज वो खुद के बलबूते, बूटस्ट्रैप्ड, यस, खुद के बलबूते इतने आगे आए और उनसे जो सीखने मिलेगा, जो मेंटरिंग मिलेगा, दैट इज अमेजिंग। और ये मेंटरिंग से ही मुझे याद आया, मेंटरिंग के वजह से ही आपने डील नहीं की थी। तो ये क्या एग्जैक्टली था? मतलब बेसिकली डील नहीं करना, तो मेंटरिंग का बात कहाँ से आया? मतलब आई थिंक हमारा आस्क तो खाली वो परसेंटेज का था, कुछ परसेंटेज हम देने वाले थे 1.5 करोड़ के लिए। तो ये मेंटरिंग की क्या बात हुई? कैसे उन्होंने बोला था कि हम आपको साथ में मेंटरशिप भी देंगे, तो हमने बोला, हम बाहर गए, हमने डिस्कस किया कि मेंटरशिप दोगे। आपने देखा होगा वो बहुत सारे कंटेस्टेंट को बोलते हैं कि साथ में हम आपको मेंटरशिप भी देंगे। बोला कितने घंटे दोगे? तो वहाँ से हमारा शुरू हुआ कितने घंटे, तो 50-50 आवर्स। हाँ, नहीं परफेक्ट है। कोई भी धंधा हमेशा कमिटमेंट पे होता है। अगर हम 1% इक्विटी देने के लिए कमिट कर रहे हैं तो आपको भी अपना टाइम कमिट करना पड़ेगा। परफेक्ट। और कमिटमेंट नहीं है तो बिजनेस का सीरियसनेस बनेगा ही नहीं। ट्रू। और आप देखो तो रितेश भाई ने किया कमिटमेंट, अमन ने नहीं किया। हाँ करेक्ट। वो तो फिर थोड़ा टीआरपी का खेल कि भाई मैं अपनी बातों में कैसे पीछे आऊँ। बट यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से जा रही है, क्योंकि आज ज़ोरको वो आने के बाद, मतलब वो जिस दिन आपका टेलीकास्ट हुआ उसके अगले ही दिन से आज सबसे ज़्यादा कोई अगर ब्रांड चर्चा में है तो दैट इज़
जोर को थैंक यू। पैसे नहीं, सच में बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ है। और मैंने तो सुना कि सर आप अगला स्टेप भी बहुत बड़ा लेने वाले हो। बिल्कुल, IPO। सुपर सुपर सुपर। क्योंकि अभी तो लोगों को ऐसा है कि भाई ये खाली एक ख्वाब है, ये ऐसी बात है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ख्याली कोई आदमी दौड़ रहा हो, बोल सुबह दौड़ता हो, वो बोले कि मैं ओलंपिक में जीतने वाला हूँ, बोले तू कहाँ है ओलंपिक है, उसको ये नहीं पता है कि भाई ये आदमी रोज यहाँ पे सुबह गार्डन में 3 साल से दौड़ रहा है। तुमने आज उसको देखा क्योंकि तुम आज सुबह उठ के आए हो। करेक्ट करेक्ट। वो 3 महीने से वहाँ पे दौड़ रहा है, 3 साल से वहाँ पे दौड़ रहा है, इसके लिए उसको पता है कि भाई मैं क्या चल रहा है मेरे जीवन में। नहीं, ये चीज़ मैंने नोटिस की। आज कोई भी नया दूसरा ब्रांड अगर मैं एनालाइज करूँ तो वो लोग पहले अपना एक फ्रेंचाइजी खुद का ब्रांड रखते हैं, खुद का स्टोर रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, फिर फ्रेंचाइजी करते हैं। जबकि आपके केस में मैंने देखा कि आपके सारे के सारे फ्रेंचाइजी है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये समझ रहा है कि डे 1 से हम एकदम प्रिपेयर्ड है कि भाई IPO के लिए जाना है, और उसी के हिसाब से आप ये सब तैयारी कर रहे हो। मेरा बैकग्राउंड ही है। करेक्ट करेक्ट। मेरा बैकग्राउंड ही ये है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता है कि भाई एट द एंड कंपनी है जो IPO जाती है तभी वो बड़ी बनेगी। जब वो और IPO के लेवल से ही आपके कॉम्प्लाइंसेस हो तो कंपनी के लिए भी अच्छा है, हायरार्की होती है कंपनी में, डिपार्टमेंट होते हैं। नहीं तो आप कॉल भी आप ही उठा रहे हो, कस्टमर केयर भी आप ही हो, किसी को फेसबुक पर रिप्लाई भी आप ही दे रहे हो, सब काम आप ही कर रहे हो, फिर ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ नहीं होता है। सही है सही है। तो ये जो 1.5 करोड़ रुपए का हमने जो वो चेक छोड़ दिया, मैं जस्ट ये समझना चाहता हूँ। देखो पहला तो एक चीज़ मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि पहले बात हो रहा था कि चलो वो परसेंटेज कुछ देंगे, बाद में बात हुआ कि नहीं यार परसेंटेज नहीं, वैल्यूएशन डाउन करो और लोन देंगे 10%। तो विद इन नो टाइम, मतलब हमें तो एपिसोड में इतना देखा कि विद इन नो टाइम आप अग्री हो गए कि हाँ यार ठीक है वो 10% वाला चलेगा, सब पूरा लोन ले लो। तो मैं ये जस्ट जानना चाहता हूँ ये 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनकम आपके बिजनेस में कितना मायने रखता है? मतलब क्या वो इतना बड़ा अमाउंट है कि 1.5 करोड़ जो टेलीविजन पे 1.5 करोड़ के लिए वो नहीं किया था, दैट वाज फॉर द टाइम। करेक्ट। हाँ, मतलब 1.5 करोड़ रुपया तो अभी मुझे अगर लेना हो समझो तो वो बैंक से भी मैं ले सकता हूँ लोन। ट्रू। जो 10% में दे रहे थे वो तो मेरे को बैंक भी ऑफर करेगा और 10% में मिल जाएगा, और बिना इक्विटी दिए हुए। वहाँ तो हम 1% इक्विटी भी तो डाइल्यूट कर रहे थे। ट्रू ट्रू ट्रू। वो इतना मैटर नहीं था, वो मैटर ये था कि भाई अगर अपन, क्योंकि जैसे हम अभी फ्रेंचाइजी ओनर के साथ करते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी ओनर हमसे जुड़ता है तो जो गलतियाँ हमने 1 साल में की है वो उसकी बच जाती है। वैसे ही अगर इन्होंने भी कुछ तो गलतियाँ की होगी, वो गलतियाँ करके वो यहाँ पे पहुँचे होंगे तो वो टाइम शायद हमारा बच जाए। उस समय भी हंसी रहा था आप अगर देखोगे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। मतलब नहीं, कभी कभी होता है ना वो, जैसे इनका डायलॉग था अनुपम जी का कि कहीं ना कहीं तो दाल काली है। वो मुझे तो सब आप ये सीजन में जितने भी आप देखोगे उन्होंने और भी 4-5 कंटेस्टेंट को यही चीज़ बोली है। मतलब वो ट्राई करते कि कुछ कंटेंट ऐसा हो, कुछ कंट्रोवर्शियल, बट ऐसा हाँ होता ही नहीं है। आप देखोगे जब से अश्नीर ग्रोवर गए तब से इन लोग ट्राई कर रहे हो अश्नीर ग्रोवर बनने का, Correct. वो बन नहीं पा रहे। नहीं, अगर कोई एक चीज़ आपको मौका मिले कि शार्क टैंक के पूरे सिस्टम में चेंज करने का मौका मिले, तो आप कौन से सिस्टम क्या चेंज करना चाहोगे? मुझे लगता है जो जिसने बूटस्ट्रैप स्टार्टअप बनाया है उसको ही शार्क बनाना चाहिए। बाकी टीम बहुत बढ़िया है, शार्क टैंक की बहुत कोऑपरेटिव है। हमारा 3 दिन का स्टे, खाना पीना सब वहाँ था, बहुत बढ़िया था, वंडरफुल। मतलब वहाँ पे एक बिमल सर करके हैं जो शो रनर है। आप अगर एपिसोड ख़त्म होता है तो आप देखते हो शो रनर इज़ द एक्चुअल शो रनर ऑफ शार्क टैंक इंडिया सीजन 1, 2 and 3। विमल। ऑसम टीम, ऑसम पीपल, ऑसम सेट, सब कुछ बढ़िया है। बस मुझे ऐसा लगता है कि शार्क्स ऐसा है जिन्होंने ज़मीन से उठ के बिना फंडिंग के बूटस्ट्रैप कुछ बनाया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये चेंज करना चाहिए। ये अगर होगा तो जो भी लोग आ रहे हैं या देख रहे हैं उनको रिलेट होगा, यार हमसे ही बीच में, हमारे से बीच से उठ के ये बंदा आया है। तो आनंद भाई, अगर आपको एक मौका मिले कि कोई एक शार्क को आपको रिप्लेस करना है, मतलब 5 जो पैनलिस्ट आपके सामने थे उसमें से एक को रिप्लेस करना हो, तो किसको रिप्लेस करना चाहोगे, किससे और क्यों? मुझे लगता है अनुपम मित्तल को रिप्लेस कर सकते हैं और उनके बदले ला सकते हैं अपने निखिल कामत को, जीरोदा के को फाउंडर। ओके ओके, अमेजिंग। तो क्यों रिप्लेस करना है उनको, क्यों नहीं? मुझे लगता है वो बेटर है इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नितिन कामत जी बेटर है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नितिन कामत या निखिल कामत, दोनों में से कोई भी है, दोनों भाई अमेजिंग है।
निखिल कामत तो अभी खुद का पॉडकास्ट भी चला रहे हैं, आपने शायद देखा होगा। हाँ। तो ये जो पांचों थे, चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया अनुपम जी को रिप्लेस करना है, तो लेकिन फिर आपका सबसे फेवरेट कौन था? मतलब कौन सा ऐसा शार्क है जिससे मिलने की आपको इच्छा होगी कि रितेश अग्रवाल। ओयो। सुपर सुपर। लेकिन ओयो वाले तो आपको ऑफर देने भी तैयार थे लास्ट में। 100%, मतलब उनसे एक ट्यूनिंग लगी, मतलब मुझे तो क्या ऑफ द स्क्रीन भी अभी भी कभी बात होती है? नहीं, करना बस चाहते हो? पोस्ट रखी थी 2 बार, वो देखी थी बस इंस्टाग्राम अच्छा। पे। तब से ही मेरे को, क्योंकि रितेश अग्रवाल तब से पसंद है। तभी हमने 2019 पे मैंने उनको मेल लिखा है। मेरे को रितेश अग्रवाल तभी भी पसंद थे, आज भी पसंद है, भविष्य में भी रहेंगे। अमेजिंग क्योंकि उनसे अमेजिंग। बहुत कनेक्शन होता है। मतलब मैं मानता हूँ रितेश अग्रवाल कहाँ उड़ीसा से, रायगढ़ से आके इतनी बड़ी कंपनी बनाना। Amazing। और है भी, वो बंदा है भी जेन्युइन एकदम। कहाँ से लेके कहाँ तक उसने बिजनेस जनरेट किया। और मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं है शार्क टैंक का एपिसोड देखने के बाद कि अभी वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, मतलब सामने से आपको बुलाएंगे कि भाई तभी तो ऑफर हो नहीं पाया, लेकिन चलो अभी कर लेते हैं। वो तो पता नहीं। मैंने ना एक उनके नीचे कमेंट भी लिखा है, उन्होंने एक पोस्ट करी थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने लाइक करा वो। तो मतलब ये बहुत अच्छा कमेंट आपने लिख दिया है कि ना हम ओयो में इन्वेस्ट कर पाए, ना आप जोरको ब्रांड में इन्वेस्ट कर पाए, हिसाब बराबर। तो आप, अब हम आ रहे हैं आईपीओ के साथ जोरको ब्रांड के और एसएमई का, और आप आ रहे हो ओयो के साथ। तब आप हमें इन्वेस्ट कीजिएगा, हम आप में इन्वेस्ट करेंगे, तब होगा हिसाब बराबर, वापस होगा हिसाब। परफेक्ट 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 परफेक्ट। और ये चीज़ रितेश सर ने भी लाइक करी है। तो यस, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे तो लग रहा है पक्का वापस से एक आपका मिलना होगा और इन्वेस्ट करेंगे ही वो आपके बिजनेस में। आनंद भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जोरको ब्रांड आज इतना एक्सपांड तो हो गया है, लेकिन इसका एक लॉन्ग विजन क्या है? मतलब 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स डाउन द लाइन आप कहाँ देख रहे हो इसे? अभी तो जैसा शार्क टैंक पे बताया था, 1000 दिन का विजन है, 1000 दिन 1000 आउटलेट। सुपर सुपर सुपर, यही विजन है। ग्रेट। और 1000 फ्रेंचाइजीज, 1000 आउटलेट्स, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर लेंगे हम। अमेजिंग। और अगर समझो कि कोई अगर हमें हमारे ऑडियंस में से अगर बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई स्टार्टअप चालू करना चाहता है, तो क्या कौन सी ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप उनको देना चाहोगे जिससे वो आप जैसे बन सके, सक्सेसफुली उनका बिजनेस आगे लेके जा सकें? मुझे तो ये लगता है सबसे पहला एग्जीक्यूशन। मतलब आदमी सोचता रहता कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, 1 महीने बाद से करूँगा, अब मुझे बिज़नेस करना है। मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन लेवल पे काम करना चाहिए, तुरंत एग्जीक्यूट करिए पहला। दूसरा, टीम अच्छी बनाइए, अच्छे लोगों के साथ काम करिए, क्योंकि टीम अच्छी होगी तो काम फास्ट होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। तीसरा, जो भी आप कमिटमेंट करें वो निभाएं, क्योंकि बिना कमिटमेंट धंधा नहीं होगा। आपने किसी को बोला मैं 10 बजे आऊँगा, 10 बजे पहुँचना है। आपने बोला 10 रुपये मैंने आपसे लिए थे, वो 9 बजे कर दूंगा, तो 9 बजे किसी भी हालत में देने हैं। सुपर सुपर सुपर, क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो कैफे के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, कितने छोटे, कितने बड़े, कैसे कैफे, क्या साइज के बनते हैं आपके? अपने जोरको के? हाँ। चलो ना, आपको दिखाई देता हूँ। अरे चलो। आप आए हो यार, मतलब वहां से तो चलते, अब कैफे चलते हैं अपने, लंच वहीं करते हैं, बेस्ट रहेगा। बढ़िया है, चलो आनंद भाई, आ गए हम लोग। अच्छा, जोरको यही आपका वो कर्म भूमि, सबसे पहला ब्रांच वही है ना, जो शार्क टैंक वाला? अच्छा, वेसु वाला जो सबसे पहला है। बहुत बढ़िया ब्रांड लग रहा है सर, सुपर अमेजिंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है यार, एकदम प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, ब्रांडिंग भी बहुत अच्छा है। और ये सभी हमारे फ्रेंचाइजी कुछ इसी तरीके के दिखते हैं, यही कॉन्सेप्ट, यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। अच्छा, कोई भी फ्रेंचाइजी को ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइल्स चाहिए, ऐसा इंटीरियर चाहिए, पूरा फ्रीडम है। बाकी फ्रेंचाइजी वाले कैसे ऐसे प्रेशर करते हैं, ऐसा इंटीरियर होना चाहिए, इसमें इतना ही खर्चा करो। मैं तो सामने से बोलते हैं कि आपको OLX में अगर सस्ता मिल रहा है कहीं पे टेबल, तो ले लो ना, ले लो। हाँ, हमने भी ये पूरा सेटअप 4.5 लाख रुपए में लिया था, जो कि 20 लाख रुपए का था जो बनाया था। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों पे ब्रांडिंग जब भी हम लेते हैं, किसी का फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उनका इंटीरियर में ही 8-10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। उनका सब स्पेसिफिक रहता है कि यही चाहिए, वही चाहिए, कोई मतलब नहीं। सच में ये फ्रीडम दिया है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब बेसिकली हम बिजनेस करने को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप आओ, धंधा करो। हम फूड प्रेनर बना रहे हैं। अरे अमेजिंग, ये बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी दे दिया, फूड प्रेनर बना रहे हैं। सुपर। तो सर क्या क्या चीजें हैं मेन्यू में, कैसा है? सब कुछ है, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोस, मिल्कशेक, मोहितो, सब कुछ, क्या बात है। और खुद देखिए, अरे वाह, और कॉम्बोज भी अच्छे बनाए 39 से शुरू हो रहा है बर्गर।
अच्छा, इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट, ये इंजेक्शन वाला तो वही है ना जो हमने हाँ, शार्क टैंक में देखा था सर। ये तो पक्का ट्राई करेंगे ये हम। 110%। अमेजिंग। जोरको व्रैप्स भी है, ग्रिल्ड व्रैप्स, नाचोस है, क्या बात है। मतलब सारी ही चीजें रख ली है सर, सारी चीजें QSR में जितनी चीजें आती है ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें आ कोई चुकी भी है। कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। 5 दोस्त आए हैं, हाँ, किसी को फ्रेंच फ्राइज खानी है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को मोमोज खाना है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सुपर सुपर सुपर। चाय भी है, कॉफी चाय भी है, भी है, कॉफी बेवरेजेस भी आ है, गए हैं। मैगी भी है, अरे ग्रिल वाह, सैंडविचेस भी है, मोहितो है, मिल्क शेक है, इसमें ब्राउनी फिर है। फूड वेस्ट होने का चांस तो कुछ होगा, फ्रोजन है। हाँ, मतलब वो तो बेस्ट आपने चीज टेक्निकली बता वो दी। भी एक बेनिफिट है कि हाँ हाँ, उनके जीरो वेस्टेज जैसा वेस्टेज ही नहीं होगा। ट्रू ट्रू। तो चलो सर, टेस्ट करते हैं। 100%। अरे वाह, क्या बात है आनंद भाई। तो आनंद भाई, ये तो वही वाला बर्गर है ना जो शार्क टैंक में यूज करते हैं, हाँ, वो ये उन लोग ने खाया था। हाँ वही है। अच्छा, कैसे कैसे इंजेक्ट करते हैं इसको, कैसे खाया जाता है? सिंपल है, ये इंजेक्टर है, इसमें चीज सॉस भरा हुआ है ओ और इसमें हमने ये भाई, कर दिया। ओ सो लवली यार, क्या बात है, क्या बात है। सुपर सुपर। ट्राई करिए और बताइए। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा ट्राई करने से यार। अमेजिंग अमेजिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं और भी ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं। और हाँ, आई एम ऑन अ सीरीज ऑफ शार्क टैंक, जहां मैं अलग अलग बिजनेस के फाउंडर्स को मिल रहा हूं जो शार्क टैंक पे आए थे, और उनके बिजनेस के सीक्रेट्स और हिडन इनसाइट्स को मैं सीख रहा हूं, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे साथ रेगुलरली कनेक्ट करने के लिए ये मेरा इंस्टाग्राम का ID है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।